दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किलों से बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने हम आसान ज़बान में रखते हैं। मेहनत को ध्यान में रखिए और ध्यान से खबर को सुनिए। अज़रबैजान भी मुसलमानों का गद्दार साबित हो गया है। जी हां, अज़रबैजान ने इजराइल से हाथ मिला लिया है पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर। और ऐसा नहीं है कि अज़रबैजान ने यह काम पहली बार किया है, अज़रबैजान पहले से ही इजराइल के साथ था। जानकारी के लिए पहले तो ये बता दूं कि अज़रबैजान में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, गूगल का सर्च है, ये आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। अज़रबैजान में मुस्लिम कम्युनिटी है दोस्तों, 85% शिया मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। यानी अज़रबैजान एक शिया मुल्क है। जैसे ईरान है वैसे ही अज़रबैजान एक शिया मुल्क है। लेकिन भले ही ईरान और अज़रबैजान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो, लेकिन आज जो आपको बातें मैं अज़रबैजान के बारे में बताऊंगा, आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अज़रबैजान का जमकर सपोर्ट किया। लेकिन आपको बता दूं कि अज़रबैजान में शिया ही सरकार मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादा यानी अक्सरियत में शिया हैं, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ दिमाग से इस बात को निकाल दीजिएगा कि अज़रबैजान मुसलमान जैसे आप और हम मुसलमान हैं, नहीं। यूरोप के मुसलमान बिल्कुल नकली मुसलमान दिखते हैं। वहाँ का कल्चर यूरोप से मैच खाता है। यूरोप की तरह वहाँ नाइट लाइफ है, सब कुछ वो चीज़ वहाँ होती है जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में होता है। आपके दिमाग पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको मैं उठा देता हूँ। ये तस्वीरें हैं, ये अज़रबैजान है। अज़रबैजान की नाइट लाइफ है, अज़रबैजान की अय्याशियाँ हैं, अज़रबैजान के ये मुसलमान हैं। दिमाग में इस बात को रखिएगा कि 85% वहाँ पर शिया समुदाय के लोग हैं और 15% सुन्नी। अब आप देख लीजिए कि ये कौन सा मुस्लिम देश है और कैसा मुस्लिम देश है। बहरहाल इन तस्वीरों से आपके दिलों को पता चल गया होगा कि ये कैसे मुसलमान हैं, जिन्हें आप नाम के ही मुसलमान कहेंगे और कहना पड़ेगा। इसी अज़रबैजान ने अब, जी हाँ, 30 साल में पहली बार अपना एम्बेसी खोल लिया है इजराइल में और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से ऑफिशियली कर लिया है। और आपको बता दूं कि पहली बार ये नॉर्मलाइजेशन ऑफिशियली किया है। इससे पहले से ही इजराइल और अज़रबैजान एक हैं। डेटा के मुताबिक आर्मीनिया और अज़रबैजान में जब जंग हुई थी तो 17% इजराइल ने अपने हथियार सिर्फ अज़रबैजान को ही भेजे थे। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि अज़रबैजान और इजराइल पहले से ही कितना करीब हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियां पहले से मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। यानी एक और डेटा है जो कि जेरूशलम पोस्ट इजराइल की ही मीडिया में यह बात सामने आई है कि जंग के दौरान 69% अज़रबैजान ने हथियार तुर्की से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, इजराइल से लिए थे। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल का 40% पेट्रोल सिर्फ अज़रबैजान से आता है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कोऑपरेशन काफ़ी पहले से कर रहे हैं। लेकिन अब इसका चेहरा सामने आया है, जिससे मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका लगा और ख़ासकर शिया समुदाय के लोगों को ये काफ़ी तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपको बता दूं कि मेरी आलोचना मत कहिएगा। कभी शिया लोग नीचे कमेंट करो, तुमने ये कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। भाई साहब, गूगल पे भी है, ऑफिशियली आंकड़ा भी है और रज़ा ग्राफी झूठ नहीं बोलता। एक और जानकारी आपको दे दूं, अज़रबैजान का टूरिज्म ऑफिस और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पहले से ही इजराइल में मौजूद था। वो तो अब जाकर एम्बेसी खोली गई है, काम सारे पहले से चल रहे हैं। पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लिए बड़ा झटका ये है कि आपकी स्क्रीन पर ये जेरूशलम जो पोस्ट है इजराइल की, इसने खुद छापा है कि अज़रबैजान दुनिया का पहला शिया मुस्लिम ऐसा देश होगा
जो कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा है और पहला शिया ऐसा मुल्क है जिसने तेल अवीव में अपनी एम्बेसी खोलने का फैसला ले लिया है। एक अच्छा काम अज़रबैजान ने यह किया कि फिलिस्तीन के लिए रामल्ला में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। वहीं दोस्तों आपको याद है एक खबर जो बार बार मिडिल ईस्ट में आपको बता रहा हूं कि यहूदी शिप पर एक हमला हुआ जिसका इल्जाम इजराइल ने ईरान पर लगाया। ईरान ने इसको इनकार तो नहीं किया था, इससे पहले वो इनकार करता है, इजराइल ने सबूत भी रख दिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए उस ड्रोन के टुकड़े दिखा दिए हैं जो ईरान का, जी हाँ CNN ने पब्लिश किया है, शहीद 136 वो ड्रोन का टुकड़ा है आत्मघाती, जिसे पैसिफिक जिरकॉन ऑयल टैंकर पर दागा गया था ओमान की खाड़ी में। जी हाँ, ट्यूसडे रात को यह कांड हुआ और आपकी स्क्रीन पर ये देखिए ईरान के ही ड्रोन का एक मलबा है। उधर ईरान के खिलाफ नई साजिशें रचने के लिए इजराइल के IDF के चीफ अमेरिका पहुंचे हैं और वहां नई स्ट्रैटेजी ईरान के खिलाफ बना रहे हैं। जैसे सऊदी अरब ने इजराइल को सीने से लगाया है और अपने एयर स्पेस को खोल दिया है कि अब सऊदी अरब के ऊपर से यहूदियों का जहाज गुजर सकता है, यही प्रेशर, इसी तरह का प्रेशर अमेरिका ओमान पर डाल रहा है कि ओमान भी अब इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोल दे। वहीं इजराइल का जो RSS है और इजराइल का RSS जैसा एक नेता बेन-गवीर जो हमेशा से इजराइलियों को खुलेआम कत्ल करने की बात करता है, उसके साथ नेतन्याहू तैयार हो गया है मिलकर काम करने के लिए। इजराइल की ही रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि बेन-गवीर के साथ मिलकर नेतन्याहू की सरकार फिलिस्तीनियों के घरों और मस्जिद अल अक्सा के इलाके पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इस डील की निंदा करी और पूरी दुनिया से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी निंदा करें और इन दोनों का जो हो रहा है डील, इसको कैंसिल करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत अब फिलिस्तीन में होने वाली है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीनियों को भूल चुके हैं, बड़े अफसोस की बात है। सेटलमेंट को लेकर इजराइल जो ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहा है, उस मामले को लेकर अमेरिका पहले भी इजराइल को टोक चुका है। अब इजराइल ने अमेरिका को अपने नाजायज़ बाप को ही सुना दिया है। जी हाँ, और ये कह दिया है अपने काम से काम रखो, हमारे इंटरनल मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका सांस दबा कर बैठ गया है। ईरान ने ऐलान किया दोस्तों, उधर याद होगा आपको कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि एक ऐसी मिसाइल है जिसे कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, काफ़ी घातक, मुश्किल है काफ़ी इसको रोकना। और उस मिसाइल को ईरान ने दिखाया भी नहीं, जिससे अमेरिका इजराइल अंदाज़ा लगा सकेंगे किस तरह की घातक है, उससे भी ज़्यादा, या इसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, तो दिखाया भी नहीं उसने। अब इजराइल का जो सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है एरो 4, जी हाँ, इजराइल को डर है कि ईरान ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो हमारे इस डिफेंस को बर्बाद कर देगी। तो अब वो एरो 4, जी हाँ, अभी इसके पास एरो 3 है, अब एरो 4 उससे एडवांस डिफेंस सिस्टम उसका बनाने की शुरुआत कर चुका है। देखिए, खौफ कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ कि ईरान को आप कुछ भी समझिए, कितना भी कमज़ोर समझिए, अमेरिका इजराइल कितना भी प्रोपेगेंडा चला के ईरान को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन देखिए ईरान का डर ये है कि इजराइल अपने सबसे घातक डिफेंस सिस्टम पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। उधर IAEA भी भड़क गया है। IAEA के चीफ ने कहा है कि सारी दुनिया ईरान की आलोचना करे और ईरान पर प्रेशर बनाए कि वो IAEA के साथ मिलकर परमाणु संयंत्र और परमाणु पर डील करे और बात करे। इसके बाद ईरान ने IAEA के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे, IAEA के साथ हम कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। जिसके बाद अब ये समझा जा सकता है कि ईरान परमाणु बम पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसी बातें पहले ही यूरोपियन मीडिया में आ चुकी हैं। उधर ईरान के IRGC के कमांडर ने कह दिया है कि ईरान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन एक साथ ईरान के खिलाफ अब सामने आ गए हैं। ईरान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इजराइल और सऊदी अरब, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ,
ईरान के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ सामने आ गए हैं दुश्मन के रूप में। امروز دشمن ما به جنگ شهدا آمده است. آرایش سیاسی یک صحنه جهانی که در آن آرایه به هم پیوسته ای از همه شیاطین عالم همه جمع شده اند، مجتمع شده اند. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. همه شیاطین عالم مجتمع شده اند. آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، اسرائیل، سعودی و دیگران در یک آرایش سیاسی به هم فشرده و جدی در امتداد ائتلاف‌های سیاسی خطرناک گذشته خود آمدن. दोस्तों, ईरान में जो रेवोल्यूशन लेके आया था शख्स, उस शख्सियत का नाम है इमाम खुमैनी, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, रूहुल्लाह खुमैनी, जिनको इमाम खुमैनी भी कहा जाता है। पहले ईरान यूरोप की तरह ही था। यहाँ पहले लड़कियाँ नंगी पुंगी रहा करती थीं। जैसे यूरोप में अय्याशियाँ होती हैं, गंदगी मचाई जाती हैं, वैसे ईरान भी एक वक्त ऐसा ही था। लेकिन इमाम खुमैनी के आंदोलन के बाद ये इस्लामिक गणतंत्र बन गया। अब आपको बता दूं कि जिसने ईरान का इतिहास बदल दिया, जो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, जो क्रांतिकारी है कहलाता है ईरान के इतिहास में, इमाम खुमैनी, उनके पुराने घर को दंगाइयों ने, ईरान की ही भीड़ ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। इससे बुरा ईरान के इतिहास में कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इसके बाद आप सोच सकते हैं कि ईरान अगर गोलीबारी करे तो फिर अब आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि भाई इतिहास मिटाने पर तुली है जनता, और वो जनता जनता नहीं है, आतंकी है। क्योंकि आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस रिपोर्ट में IRGC ने बता दिया है कि हमने एक टीम को, टेररिस्ट की टीम को गिरफ्तार किया है जो जनता को हथियार प्रोवाइड करवा रही थी। ईरान की खबर आपको दे रहा हूं, तो ईरान का एक और अपडेट दे दूं कि पिछले 24 घंटे में इन प्रदर्शन के चलते हुए 6 ईरान के और पुलिस के जवान मारे गए हैं। अब ज़मीनी हकीकत जो हमारे खुद के सोर्स ईरान में मौजूद हैं, उनकी जो इनपुट हैं, उनका इनपुट ये है कि ईरान में हालात इतने ख़राब हैं, डर का माहौल इतना है कि अब ईरान के लोग रात को सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। कहीं से कुछ भी हो रहा है। खौफ का इतना माहौल है कि कभी भी किसी भी मकान को जला दिया जा रहा है। खौफ का इतना माहौल है और ईरान का माहौल इतना खौफनाक है कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अब कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरे पास सबूत है। लेकिन उस बेचारे ने, जो इस वक्त ईरान में मौजूद है, उसने मना किया है कि भाई मेरी ये ऑडियो फ़ोटो मत चला देना, वरना ईरान की सरकार मुझे भारत डिपोर्ट कर देगी। आप इस बात को समझिए। बहरहाल दुआ कीजिए कि ईरान इस मुसीबत से जल्द निकले। आप जानते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल ईरान के अंदर इस आग को भड़का रहे हैं, जिसके चलते हुए अब ईरान ने फ्रांस के ऊपर ख़तरनाक कार्रवाई कर दी है। फ्रांस की ऑटोमोबाइल की कंपनी, गाड़ियों की कंपनी को पूरी तरह से ईरान ने बैन कर दिया है। वहीं तुर्की की इंटेलिजेंस ने बताया है, बड़ी जानकारी दी है कि जर्मनी की 11 कंपनियां PKK के आतंकवादियों को फंडिंग कर रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि जर्मनी कितना बेगैरत है कि किसी दूसरे देश को तोड़ने के लिए आतंकियों को फंडिंग कर रहा है। ईरान के समर्थक ग्रुप ने सीरिया के अंदर ही मौजूद अमेरिकी बेस पर रॉकेट फायर किया। रॉकेट फायर करते हुए उन्होंने इस वीडियो को भी जारी किया। ये देखिए, ऑफिशियली इस वीडियो को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है जैसे गाज़ा हमला करता है इजराइल के ऊपर, उसी तरह से इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन जैसे फ़िलिस्तीन के रॉकेट ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते, वैसे ही इनके रॉकेट्स ने भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया। लेकिन हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, वो भी दिखा देता हूँ मैं। लॉन्च करते हुए दिखा दिया, ये मलबा दिखा दिया है। नुकसान
अमेरिकी बेस का कुछ भी नहीं हुआ है, ना किसी को खरोच आई है। इराक के सोलेमानिया शहर में गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट के चलते हुए 11 लोग मारे गए, कई घायल हैं। वहीं दोस्तों बुरी खबर गाजा पट्टी से भी। गाजा पट्टी के रेफ्यूजी कैंप में आग लग गई। आग की वजह पता नहीं चल पा रही है, लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि 21 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिस 21 में 10 तो सिर्फ बच्चे ही हैं। कई लोग इसमें झुलस भी गए हैं और डर का माहौल है। वहीं आपको मालूम है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के अब जो प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने जमाल खाशोगी का कत्ल करवाया था। ये जमाल खाशोगी हैं, इनके केस के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। ये सऊदी अरब में रहते हुए सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ कई सारी बातें लिख रहे थे, बोल रहे थे और पत्रकारिता कर रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान को ये अच्छा नहीं लगा। मोहम्मद बिन सलमान इनकी जान के पीछे पड़ गए, जिसको देखते हुए जमाल खाशोगी जो है तुर्की भाग गए। और तुर्की जब अपनी जान बचाए गए तो बिन सलमान है, भौकाल तो जारी है अगले बंदे का। बिन सलमान ने इनको जमाल खाशोगी को तुर्की में ही कत्ल करवा दिया और इसके सारे सबूत तुर्की के पास मौजूद हैं, अमेरिका के पास भी मौजूद हैं और सारी दुनिया इस बात को जानती है। ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अब अमेरिका की सरकार ने ही कह दिया है कि अब इनको इम्यूनिटी मिल गई है, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं मोहम्मद बिन सलमान की जब से सरकार आई है, पिछले साल से अब तक डबल ज्यादा उन्होंने मौत की सजा लोगों को सुनाई है। 138 लोगों को सिर्फ इसी साल मौत की सजा सुना दी है। वहीं देखिए एक वीडियो जारी किया है सऊदी अरब ने अपने एक नए प्रोजेक्ट का, जो कि $5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। काफी खूबसूरत प्रोजेक्ट है। पानी के अंदर एक छोटा सा कस्बा शहर बनाएगा, जिसमें 60,000 लोग रह सकेंगे। ये चलता फिरता पूरा शिप होगा, टाइटैनिक से बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। 60,000 लोग इसमें आराम से रह सकते हैं और ये तैरता हुआ शहर होगा। मिडिल ईस्ट की इस रिपोर्ट में मुझे यकीन है कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। एक ही रिपोर्ट पे सारी दुनिया की और ख़ासकर मिडिल ईस्ट की खबर दे चुका हूँ। कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। जय हिंद।